Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis for 8th March 2021. Let's start the session. Our first news is हाँ, चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र। तो अभी क्या हुआ कि चाइना का जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान बनते थे, अभी हमारा 5 ईयर प्लान बनते थे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया में लेटेस्ट 5 ईयर प्लान कौन सा आया था, किस नंबर का लेटेस्ट 5 ईयर प्लान आया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन बनते हैं कि किस 5 ईयर प्लान में ये बोला था, गरीबी हटाओ आंदोलन की बात हुई थी, गरीबी हटाओ की बात हुई थी। तो ऐसे 5 ईयर प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको ये बताना है कि इंडिया में कौन सा 5 ईयर प्लान बनना है, ये आज का क्वेश्चन है। अभी चाइना के जो 5 ईयर प्लान है वो लॉन्च हो गया 2021 से 2025 का। पहली बात है ये। तो इसमें ये बोला गया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पे ये लोग डैम बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 5 ईयर प्लान में ये लिखा है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी पे 4 डैम बनाएंगे। तो ये बात हुई है। जो अपने काम का है वो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को ये लोग क्या बोलते हैं, जो तिब्बत वाले रीजन में यारलंग जेंगबो, ये इसी का नाम है। ब्रह्मपुत्र का ही नाम याद रखिएगा, यारलंग जेंगबो। ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, जो तिब्बत वाले रीजन में बोलते हैं चाइना वाले लोग। एक ये नाम है। एक होता है हम जो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो, सांगपो भी ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। और ये यारलुंग जांगबो रिवर, ये भी ब्रह्मपुत्र का नाम है। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र नाम तो है ही। तो आज हम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको कभी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की नहीं बताई, बाकी सबकी बता दी है मैंने। गंगा की एक्सप्लेन कर रखी है, नर्मदा की भी एक्सप्लेन करी है, कृष्णा की भी करी है, कावेरी की भी करी है। अभी तक मैंने ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज एक्सप्लेन नहीं करी थी, जो ट्रिक्स के थ्रू होती हैं। तो मैं आज वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आगे चलते हैं। तो ये मेरे नोट्स का पार्ट है अगेन। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है ब्रह्मपुत्र को याद करने के लिए। सबसे पहले कहाँ से निकलती है, तो आसाम और अरुणाचल से निकलती है। 3 कंट्रीज में भाग लेती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ये 3 कंट्री से निकलती है। निकलती किससे है, तो एक ग्लेशियर है चैमदुंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है। लेक का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक से निकलती है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। फिर चाइना वाले रीजन में इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो का मतलब है प्यूरीफायर, हिंदी में सांगपो का इंग्लिश में मतलब होता है प्यूरीफायर। फिर नामचा बरवा से ये एकदम टर्न लेती है, और नामचा बरवा जो पर्वत है उसी के थ्रू ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, या बोल सकते हैं कि इंडिया में नामचा बरवा के थ्रू आती है। फिर ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ये हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज ये हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि दबंग लोहित देखे धन्नो को, और दिवाली की शुभकामनाएं सेनोरिटा को दे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। दबंग, तो दबंग से ट्रिक हो जाती है दिबंग। फिर लोहित की लोहित, दीखू, धानसीरी, कोपिली। और फिर ये होता है दिवाली की शुभकामना के लिए, तो देहंग, सुबानसीरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता। तो दबंग लोहित देखे धानसीरी को, और दिवाली की शुभकामनाएं सेनोरिटा को दे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ये मेरे नोट्स का पार्ट है ऑलरेडी। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, जिसको चाहिए तो यहाँ देख सकता है। ये बॉर्डर है संकोच रिवर। कभी कभी ये होता है कि आसाम और वेस्ट बंगाल के बीच में कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है, तो याद रखिएगा संकोच रिवर है वो, संकोच रिवर। फिर ये जो ये देखिए NW2 लिख रहा है, ये क्या चीज है, तो ये नेशनल वाटरवे 2 है। आपने नेशनल वाटरवेज पढ़े होंगे। तो नेशनल वाटरवे 2 है धुबरी और सदिया के बीच में। धुबरी सदिया ब्रिज है, तो धुबरी सदिया के बीच में नेशनल वाटरवे 2 है। ये पूछा जाता है नेशनल वाटरवे 2 किस रिवर के ऊपर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये। और हमारे यहाँ बहुत सारे वाटरवेज हैं, टोटल 6 वाटरवेज हैं। 6 के 6 आपको पता होने चाहिए, मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर ये मजोली आइलैंड्स भी कभी कभी पूछा जाता है, तो मजोली आइलैंड्स के बारे में भी याद रखेंगे। जब ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जब वो बांग्लादेश में घुस जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं यमुना। तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम हो जाता है यमुना, याद रखेंगे। तो ये मैंने ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, तब ये याद रहेगा, वरना याद भी नहीं रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। इसको पॉज करके प्लीज बना लीजिएगा, मैं रोज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आज मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। तो अगली न्यूज है, हाँ, SKM टू लॉबी JJML। ये न्यूज किसी काम की नहीं है, हरियाणा के मंत्रियों की कुछ उठक पटक होने वाली है, तो वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात हो रही है। तो अपने काम का पॉलिटिक्स नहीं है, अपने काम का बस ये वर्ड है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या होता है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये देखिए, सबसे पहली बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन का अगर वो आर्टिकल पूछ लेता है किस आर्टिकल में मतलब जिक्र किया गया, तो याद रखिएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या होता है कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल किसको है, टू द पार्लियामेंट। याद रखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो वही इसी आर्टिकल 75 में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र किया गया। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो कम से कम 50 MP की सपोर्ट चाहिए। 50 MP की जब सपोर्ट होगी तभी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो, जबकि सेंसर मोशन में ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाते हैं तो उसमें रीजन नहीं देना पड़ता कि हम क्यों लाना चाह रहे हैं, लेकिन सेंसर मोशन में हमें बताना पड़ता है कि हमें ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम ये वाला सेंसर मोशन ला रहे हैं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे नाम से
पता चल रहा है कि केवल कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए, आपकी मेजोरिटी है, आप सरकार चला पाओगे या नहीं, इसके लिए लाया जाता है, इसलिए इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। फिर नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो किसी एक मंत्री पे नहीं लगता, पूरी कैबिनेट पे लगता है, या बोल सकते हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लगता है। ये एक पे नहीं लगेगा कभी भी। लेकिन जो सेंसर मोशन है वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर पे भी लग सकता है, या सारे मिनिस्टर पे भी लग सकता है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब अगर मान के चलिए बीजेपी का अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो मोदी साहब गिर जाएंगे। तो ये मेन बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। जबकि सेंसर मोशन में क्या है कि अगर ये पास होता है किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी पास हो जाता है तो भी इसमें सरकार को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये दोनों की चीजें, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉलिसीज के लिए लाया जाता है, और ये जो है कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, क्या सरकार के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सरकार चला पाए या नहीं। तो ये हो गया सवाल। एक सवाल ये बनता है कि सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके टाइम पे पारित हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे ज्यादा कम से कम 15 या 16 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया गया। तो एक सवाल ये भी बनता है। तो ये टोटल, और ये 50 वाली जो है ये भी याद रखिएगा, कम से कम 50 एमपी का सपोर्ट होगा तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो, नहीं होगा सपोर्ट तो आप नहीं ला सकते। जबकि सेंसर मोशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये आर्टिकल 75 मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। हाँ, ये मिसप्लेस्ड कंसर्न, तो ये बात हो रही है जो अभी मैं आपको रोज डेली समझा रहा हूँ ओटीटी से रिलेटेड, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो इसमें अभी क्या हुआ कि सरकार ने कोड्स बनाए थे जिसको हम बोलते हैं आईटी कोड्स, याद रखेंगे आईटी कोड्स बोला गया, आईटी एथिक्स भी बोल सकते हैं, आईटी एथिक्स कोड जिनको बोला गया 2021 के। तो इसमें थोड़े से बस उन्होंने गाइडलाइन दे दी थी कि आप जो भी ओवर द टॉप, क्या होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज हो गई, ऑल्ट बालाजी हो गया, या वूट हो गया, या जो भी हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया। तो इनको इन्होंने एक छोटी सी गाइडलाइन दी थी कि आप जो ऐसा ऑफेंसिव मटेरियल है इसको नहीं बढ़ावा दीजिए, और छोटी सी गाइडलाइन थी, इसमें कोई पनिशमेंट या जो फाइन का प्रावधान नहीं था। तो अभी जो उसके हेड थे अमेजॉन प्राइम के, तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट गए थे बेल लेने के लिए सजा होने से पहले ही, तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद मना कर दिया। तो इसमें मेन बात जो आ रही है वो आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि आपने ये जो रूल्स बनाए ये विदाउट टीथ हैं। जब विदाउट टीथ हैं तो मैं ये जो एडिटर बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है? लॉ बनाने का जो काम है वो तो मेन लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर ने जब ऐसा लॉ बनाया ही है जिसमें उन्होंने मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं बोली हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसे बोल रहा है कि आप इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए? तो ये मेन एडिटर में लिखा हुआ है, अपने किसी काम का नहीं है। जो छोटा सा जिस्ट था मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अपने काम का जो है वो एक वर्ड है, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एस से आता है। ये देखिए छोटा सा डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। एक तो ये वर्ड जुडिशियल ओवररीच और एक जुडिशियल एक्टिविज्म, ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ऑलरेडी। यूपीएससी सिविल सर्विस में इसमें डिटेल्ड आंसर लिखने को आ चुका है कई बार। जो मेंस एग्जाम होता है उसमें मैं भी दो बार लिख चुका हूं जुडिशियल एक्टिविज्म पे आंसर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये डायग्राम जब हम आंसर लिखते हैं मेंस में, या आप भी अगर एस से लिखते हैं तो ऐसा डायग्राम आप अपना फ्लो चार्ट में शो कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे नंबर फैच होते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं समझा देता हूं। जैसे कोई भी डिस्प्यूट हुआ, या मतलब मान के चलिए दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, तो दो काम होते हैं। सबसे पहले होता है कि कोर्ट वेट करेगा पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट उस पर लॉ बना दे। अगर मान के चलिए अयोध्या का मामला है, या कोई भी मामला है, या 3 तलाक का मामला पकड़ लीजिए, तो उस पर क्या होता है, पहले तो कोर्ट वेट करेगा थोड़े दिन कि किसी तरह लेजिस्लेचर उस पर लॉ बनाए, कानून बनाए, और ये मामला खत्म हो जाए। जब वो कानून बन जाएगा तो जुडिशियल रिव्यू होता है। कोर्ट उसे चेक करेगी कि इन्होंने लॉ बनाया वो सही बनाया या नहीं बनाया। अगर सब कुछ सही होगा तो केस जो है वहीं खत्म हो जाएगा। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। अब मान के चलिए अयोध्या वाला मामला था, उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसमें दो चीज हो सकती है। या तो कोर्ट सुओ मोटो कर ले। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है कि अपने आप से केस ले ले कि ये केस हम अपने आप खींच रहे हैं, हमें इसमें कुछ गलत लग रहा है। या पीआईएल, आपको पता है पीआईएल सब लोग डालते हैं कि लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कि हमें ये मामला गलत लग रहा है, तो वो भी कोर्ट में चले जाते हैं। तो दो चीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है कि ये काम जो है वो लेजिस्लेचर का है। अगर कोई भी चीज लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस पर लॉ बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का है। इसमें कोर्ट का तो कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट क्या करता है कि उस पर भी फैसला दे देता है। तो इसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये अगर इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं तो एग्जाम्पल इसका है एक जॉली एलएलबी, आपने मूवी देखी होगी, जॉली एलएलबी का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। इसमें इन्होंने यही करा था कि इसमें लॉ बनाना था लेजिस्लेचर को, क्योंकि मूवी जो थी वो उसमें कुछ अपशब्द बोले गए थे, लेकिन कोर्ट ने अपने आप ही कह दिया कि इस मूवी को बंद कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। जबकि सेंसर बोर्ड तो बैठा है ना, सेंसर बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या पार्ट काटना है, क्या पार्ट नहीं काटना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई रोल ही नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उठ के आया और उन्होंने जॉली एलएलबी की मूवी को कुछ सीन काटने की बात कर दी। वो सीन कट भी गए, लेकिन वो काम जो था वो सेंसर बोर्ड का था, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये फेमस एग्जांपल है ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो जुडिशियल एक्टिविज्म होगा
मतलब ये कोर्ट जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और फिर भी सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ सुनवाई नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहा है, तो फिर हो सकता है जो अपनी पार्लियामेंट है वो लॉ बना दे। लेकिन अगर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और वो वेट नहीं करा और उनने कोई लॉ पारित कर दिया, उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच का मतलब ये होता है कि उनकी कैपेसिटी में ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी में लॉ बनाना नहीं है। भाई तीन हम अपने पास डिपार्टमेंट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को रन करवाना, और जुडिशरी का काम है कि उस लॉ को देखना वो सही है या गलत है। तो तीनों एक दूसरे के बीच में नहीं आने चाहिए। अब जुडिशरी क्या कर रही है कि लॉ मेकिंग का काम जब कर देगी, जुडिशरी जब लेजिस्लेचर के अंदर आने लग जाएगी, उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। तो वही यहाँ पे हो रहा था, फिर जुडिशियल ओवररीच होगी, या तो तब उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा या केस खत्म हो जाएगा। तो ये मेनली तीन कंडीशन है, बहुत डिटेल में मैं ये समझा दिया हूं ताकि आपको कभी आंसर लिखने को आए या कोई एग्जांपल समझना हो तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कभी ऐसे आए जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म या कुछ भी आए तो आप इसको लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। हेल्थ फर्स्ट फिजिकल प्रूडेंस लेटर, इसमें मेन कुछ नहीं बात हो रही है, इसमें बात हो रही है एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड की सब्सिडी कम मिल रही है, लेकिन अपने काम का जो है वो ये बस योजना का नाम याद रखिएगा, पीएम यूजे, पीएम उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है, तो ये जो है अपने एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है। एक सवाल ये बनता है कब आई थी योजना, तो 2016 में आई थी। बस ये दो ही सवाल बनते हैं। कितने लाभार्थी इससे अभी हो चुके हैं, तो 8 मिलियन लोगों को अभी तक इसका फायदा मिल चुका है। तो ये तीन चीजें जो इससे पूछी जाती हैं। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी, एलपीजी के लिए। एक और आता है सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना याद रखेंगे, सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना क्या है कि सहज बिजली हर घर योजना, इसमें क्या आता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, मतलब सबके घर पे बिजली पहुंचाएंगे। ये वाली जो योजना है 2017 में आई थी, याद रखेंगे। ये 2016 की योजना है जो एलपीजी वाली है, और जो सौभाग्य योजना है वो 2017 की है। तो दोनों योजना के बारे में मैंने बता दिया और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। द पावर ऑफ सोशल मीडिया, ये अनअकैडमी की कोई हैं, अच्छी एजुकेटर हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। इन्होंने आपका बना बनाया ऐसे हो गया। अगर ये लिखने को आए तो आप इसको एकदम डिट्टो याद करके चले जाइए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। द पावर ऑफ सोशल मीडिया, तो इसमें ना इन्होंने देखिए लिखना कैसे होता है ऐसे, इन्होंने यहाँ एकदम क्लियरली लिख रखा है। इन्होंने एकदम करंट और जो अच्छा लिखना चाहिए उन्होंने सब लिखा है। आपको भी करंट का ऐसे ही फायदा उठाना चाहिए। मैं ओटीटी जो समझा रहा हूँ इतने दिन से, आप इसका अपने ऐसे में कैसे यूज करेंगे वो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया। देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग करी एक छोटी सी कोट से, यू आर व्हाट यू शेयर। देखिए फिर इन्होंने उसका नाम भी लिखा है जिसकी कोट है। तो आप भी जब अपना ऐसे लिखें तो उस पर कोट से स्टार्ट करिए। इन्होंने छोटी लिखी है, आप बड़ी लिख सकते हैं। आप फेमस लोगों की याद करके जाइए, महात्मा गांधी, अंबेडकर, मंडेला या जो भी। फिर इन्होंने लिखा है कि डाटा जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग टूल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन एज टू मेटल एज, तभी ये इसका यूज हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं। और फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा आपने सुना होगा कि वो सोशल मीडिया से इतना मतलब अच्छा जोर पकड़ लिया था। फिर इन्होंने रानू मंडल का एग्जाम्पल दिया जो सिंगर थी। इन्होंने देखिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए ताकि जो रीडर पढ़े वो भी रिलेट कर पाए, उसने भी कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा उनका एग्जाम्पल दिया कि एक सोशल मीडिया की पावर थी जिससे बाबा का ढाबा इतना ज्यादा ऊपर उठ गया। ऐसी ये रानू मंडल जी ये कुछ नहीं थी। और फिर इन्होंने हिमेश रेशमिया जी ने इनसे गाना गवाया था। तो ये देखिए फिर इन्होंने दूसरी बात करी है यूनियन मिनिस्टर वो प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद की, कि इन्होंने अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नया रूल लेके आए। देखिए इन्होंने लिखा भी है आईटी रूल्स ऑफ 2021, ताकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनको थोड़ा गाइड किया जा सके। तो देखिए इन्होंने पूरा पूरा भरपूर करंट का यूज किया है। इन्होंने सोशल मीडिया की लिखना था ऐसे, लेकिन इन्होंने पूरा पूरा करंट से रिलेट कर डाला है, पूरा पूरा करंट से। ये बाबा का ढाबा ये भी करंट में आ चुका है, भले अपने काम का नहीं था लेकिन सब बच्चों ने ये इसका मीम तो शेयर हुआ ही होगा। वैसे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म। फिर तीसरा इन्होंने जो बात करी है वो टैक्स की बात करी है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो टैक्स लगा रही हैं, इससे देश का फायदा भी हो रही है। जैसे यूके में जो है वो गाबा टैक्स लगता है, गाबा टैक्स लगता है ई कॉमर्स कंपनी पे। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो गूगल, अमेजॉन और गाफा टैक्स होता है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और एप्पल। ये गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल टैक्स है, ये ई कॉमर्स कंपनी पे लगता है। तो इन्होंने फिर दूसरे पैराग्राफ में इसकी बात करी है। तीसरे पैराग्राफ में इन्होंने बात करी है फेसबुक पे इन्होंने क्या करना चाहिए कि फेसबुक को ऐसा ऑप्शन देना चाहिए ताकि उस पर भी हम ई केवाईसी कर सकें। मतलब उस पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाइए और ई केवाईसी होगी तभी हम उसको चला सकें। क्योंकि आपको पता है फेक इन्फॉर्मेशन या रूमर इन्फॉर्मेशन या फेक अकाउंट से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि ई केवाईसी करना चाहिए। और भी इन्होंने बहुत अच्छा अरब स्प्रिंग के बारे में बताया, सोशल मीडिया क्या कैसे फैमिली में हेल्प कर सकती है, कैसे बच्चों की लाइफ में हेल्प कर सकती है, कैसे स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है। तो इन्होंने सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आप प्लीज पॉज कीजिएगा इस वीडियो को और जो भी आपको अच्छा लगता है वो इसमें से लिखिए, नोट डाउन कीजिएगा, फिर अपने से ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे कोई एक दिन में नहीं सीख जाएगा कि मैंने जहाँ 50 टॉपिक बता दिए 50 टॉपिक आप याद करके चलेगा और आपका हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसको आप पढ़िए और फिर काम बताएंगे आगे, जो भी है वो मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं।
ये मैंने कल आपसे पूछा था, तो मैंने आज सोचा आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको मैं सब कुछ जानकारी दे देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल मैंने आपसे आर्टिकल 142 के बारे में पूछा था, और भी जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 124 किससे रिलेटेड है, तो इस्टेब्लिशमेंट एंड इसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल में बना है। अगर पूछता है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल से बना है, तो 124 से बना है। फिर 129 बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। 131 ओरिजिनल जुडिक्शन है। 136 स्पेशल लीव है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। 137 क्या है, रिव्यू पिटीशन है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, रिव्यू पिटीशन होता है। 142 क्या है कि जो भी ऑर्डर पास होते हैं उसको इन्फोर्स करना है। ऑर्डर कोई भी हो, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी एक्सेट्रा। तो जितने भी जो भी ऑर्डर हैं उनको इन्फोर्स करना है, ये आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है। ओरिजिनल पावर है, एकदम सुप्रीम पावर है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इसके थ्रू कुछ भी ऑर्डर ला सकता है। ये इसकी अल्टीमेट पावर है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 142। और 145 में क्या है, रूल्स ऑफ कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो आर्टिकल 145 में लिखा है। तो ये सारी बात हो गई जो सुप्रीम कोर्ट से पूछी जा सकती है। तो सारे आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताया। हम आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ आई थिंक सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन shivam_tyagi_st on Instagram, and also follow Study Funda on Telegram and Instagram both, so you can get latest updates। और जो भी नए लोग हैं वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज कर दिया करिए। और जिनको अच्छा लगे वो लाइक करें, और जिनको आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अभी मैंने पूछा है कि सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान अभी हमारा इंडिया में कौन सा चल रहा है या चल रहा था। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी हमारा 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा था। और गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ किस में मतलब आया, गरीबी हटाओ किस में हुआ है। तो ये सवाल थे। सो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।